गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर 6 से डिडक्शंस की। तो अगर हल्का सा आप रिकॉल करो, स्टार्टिंग में पहले मैं आपको करवा चुका हूं कि मैंने आपको कहा था हम डिडक्शंस को कुछ कैटेगरीज में, हेडिंग्स में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आज हम जो रिवीजन लेने जा रहे हैं वो पार्ट बी से रिलेटेड लेने जा रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, दैट मीन्स आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ पेमेंट कर रहे हो, आपको डिडक्शन मिलेगी। एंड द फेमस सेक्शन इज 80C। नो डाउट इसमें और भी हैं। तो सबसे पहले हम 80C पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डिडक्शन 80C, यू मस्ट नो इन पार्ट ए चैप्टर 6 से टॉक्स जनरली, कुछ जनरल चीजों की बात करता है। जो आप में को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि बेटा जो डिडक्शंस हैं नॉट अलाउड आउट ऑफ, नो डाउट डिडक्शन टोटल इनकम में से मिलेगी, लेकिन जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस हैं, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आपको याद होगा, लॉन्ग टर्म गेन सेक्शन 112 में 20% होता है, 112A में 15% होता है, शॉर्ट टर्म गेन 111A वाला, एंड कैजुअल इनकम लॉटरी वगैरह वाला 30% वाला। तो जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं, मोटा मोटा कह लीजिए, उनके ऊपर डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। ये प्लीज आपको जहन में रहना चाहिए। नाउ गाइस, डिडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं 80C वाली। अगर आप पहले रिकॉल करो तो जब मैंने आपको पहले करवाई थी तो देयर वर लॉट ऑफ पॉइंट्स। आई डिवाइडेड दिस डिडक्शन इनटू 20 पॉइंट्स ओवर हियर। सो दैट मीन्स जब आप पढ़ाते हो, आप नोट्स बनाते हो, जितने मर्जी आप पॉइंट्स बना सकते हो। लेकिन आज जब मैं आपको हैंड रिटन इसकी रिवीजन देने जा रहा हूं तो उसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे यहां मैंने आपको पहले ये पॉइंट्स करवाए हूं, तो करवाए थे, जो थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज करूंगा, थोड़ा स्टाइल चेंज करूंगा, ऑब्वियसली आपको इजी ये नोट्स बन सकें। तो पहले आपने देखा, हमने जब पहली क्लास लगाई थी नॉर्मल रेगुलर, तो बहुत सारे पेजेस में डिडक्शन डिवाइडेड थी। आज हम प्योरली एक पेज के भीतर भीतर 100% के करीब सब कुछ लिखेंगे भी, और बहुत इजी अंदाज में से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप चाहें तो मेरे साथ ये डिडक्शन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पार्ट बी की डिडक्शन सेक्शन 80C। तो 80C में आपने क्या करी है, आप यूं कह सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं आपने। अब ध्यान दीजिए, 80C में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, आपको डिडक्शन क्यों मिल रही है? दैट मीन्स आप तो पैसे वाले आदमी हो। तो अगर आप इस चीज का लॉजिक देखोगे तो ये नजर आएगा कि ये डिडक्शन इसलिए मिल रही है, एक मोटा मोटा कह लीजिए एक मिडिल क्लास आदमी के लिए मिल रही है। वो टैक्स में कुछ क्या कर सके, सेविंग कर सके, और सेविंग करेगा तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और ये इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके फ्यूचर में उसकी लाइफ को सिक्योर करेगी। तो हम चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि हर आदमी अपने भविष्य के बारे में सोचे, उसे थोड़ा सिक्योर करे, और उसको इनकरेज करने के लिए हम डिडक्शन दे रहे हैं कि भाई ये पैसे लगा, आज तू कमा रहा है, आज तू जवान है, बट एक दौर वो भी आएगा, एक दिन वो भी आएगा जब आप भी बुजुर्ग होंगे, राइट? तो हम जब जवान होते हैं इन चीज़ों को तवज्जो, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए, सरकार हमारे लिए इतना भी नहीं सोचती। मैं बता दूं, इस डिडक्शन की वजह ये भी है, आपका फ्यूचर सेव होगा, लेकिन जब आप ये इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे इन्वेस्टमेंट से जो पैसा है वो लगभग आप देखोगे किसको जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक तरह से ये डिडक्शन देते हुए अपना भी एक बेनिफिट उठा रही है, वो मोबिलाइज करवा पा रही है क्या चीज, फंड्स, उसके पास इससे पैसे आ रहे हैं। तो इन चीजों को भी समझे, तो इट गोज बोथ वेज। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ये जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन किसको मिलेगी? तो बेटा ये डिडक्शन जो असेसी है वो इंडिविजुअल हो सकता है, एचएफ हो सकता है, क्योंकि भविष्य जब सिक्योर करने की बात आती है तो इंसान सोचता है इस विषय में। तो इसलिए इंडिविजुअल एचएफ का अंडरस्टूड है, कंपनी फर्म वगैरह जो प्योरली बिजनेस एंटिटीज हैं उनके लिए डिडक्शन नहीं है। अब ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं
यहां हम कई सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रिंटेड में 20 पॉइंट हैं, अगर हम बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा नज़र आएंगे। तो जितना हम उसे आसान कर सकें, तो मैं क्या करूँगा, इस इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ एक हेडिंग्स बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको उससे आसानी हो सके उसे रिटेन करने में। तो सबसे पहले उन हेडिंग्स में से मैं आसान जो हेडिंग्स है, जिनके अंदर कंटेंट बहुत कम है, उनकी बात करूंगा, ताकि ज़्यादा सारे पॉइंट पहले निकल जाएं, आपको थोड़ी पॉजिटिविटी होप सो मिले। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं एक हेडिंग जो अपनी तरफ से फिक्टिशियस बना रहा हूं, अगर मैं इसे पहला हेडिंग दूं, तो मैं कहूंगा इसका आप जो लिंक देखेंगे वो आपको सैलरी हेड में नजर आता है। अगर आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करें तो सैलरी हेड के कुछ पॉइंट्स हमें नजर आते हैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें ले रहे हैं, क्या दिया है आपने, क्या इन्वेस्टमेंट करी है, कहां पैसे लगाए हैं। आपने ट्यूशन फीस पे करी है। प्रश्न क्या मेरी? नहीं। ट्यूशन फीस तो पता चल रहा है एजुकेशन, तो बात एजुकेशन की है, उससे रिलेटेड आपने फीस पे करी है। तो ये ट्यूशन फीस किस चीज की हो सकती है बेटा? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, राइट। लेकिन ध्यान रहे, नॉट प्राइवेट, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो नहीं आएंगे। जैसे आप मेरे को फीस देते हैं, उसकी डिडक्शन नहीं है। तो आप इस डिडक्शन से लॉजिक निकालिए। सरकार क्या चाह रही है? हर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, बच्चों को आज के दिन पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि एजुकेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। ये तो सिर्फ कॉमर्स है, सीए है कि आप इतने सस्ते में बन जाते हैं। वरना मैं बता दूं, चाहे आप एमबीए करें, चाहे साइंस करें, घटिया से घटिया इंस्टीट्यूट, चाहे लॉ करें, 20-20, 25-25 लाख रुपए का फीस है, राइट। तो इसलिए कि एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके, हम इंकरेज कर रहे हैं कि जनाब आप उनकी फीस देंगे, हम आपकी इनकम में से इतनी आपको डिडक्शन दे देंगे। अब कितनी डिडक्शन देंगे मैं इसके ऊपर एंड में लौट के आऊंगा। पहले हम जस्ट ये कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ रहे हैं। तो ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, लेकिन प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ट्यूशन फीस किसकी? तो देखिए, आपके बच्चों की, ऑफ चिल्ड्रन, जो इंडिविजुअल है, एसएससी है, आप अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं। और जो चिल्ड्रन है, मैक्सिमम 2 बच्चों की फीस यहां क्वालिफाई करेगी। दैट मीन्स अगर आपके 15-20 बच्चे हैं, सॉरी, आप 2 बच्चों की फीस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां सरकार अपना भी एक बेनिफिट उठा रही है। सरकार एक नारा दे रही है, हम 2 हमारे 2। बट कुछ लोगों का बेड़ा गर्क है, दिमाग खराब है, पता नहीं, चलिए हम उनमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पॉपुलेशन के ऊपर लेक्चर नहीं देना। तो 2 बच्चों की ट्यूशन फीस क्वालिफाई करेगी डिडक्शन के लिए। अच्छा, जहां तक बच्चों की बात आती है, बच्चों में देखिए, बच्चे आपके भी हो सकते हैं, नेचुरल आपके ही होने चाहिए, लेकिन उसमें है कुछ इंपोर्टेड भी हो सकते हैं। इंपोर्टेड का मतलब स्टेप चाइल्ड, आपने दूसरी शादी की, वहां से बच्चे मिल गए। अडॉप्टेड, आप ऑर्फनेज से ले आए, जो कि अच्छी बात है, राइट। देन देखिए, हमने बात करी एजुकेशन की। तो एजुकेशन में जो आप कोर्स कर रहे हैं, तो वो ध्यान दीजिए फुल टाइम होना चाहिए। तो दैट मीन्स कोई फुल टाइम कोर्स, जैसे आप कॉलेज में से बीकॉम कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी जाके एमबीए या लॉ कर रहे हैं आप, तो हम आपको डिडक्शन देंगे फुल टाइम। तो कहने का मतलब है, हम नहीं देना चाहते हैं कौन से कोर्स की डिडक्शन, नॉट पार्ट टाइम कह लें, या कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे सीए करते समय बीकॉम जो है वो यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस कर लेते हैं, तो सॉरी, हम उसकी डिडक्शन नहीं देंगे। अच्छा, फिर जो ये एजुकेशन आप ले रहे हैं, ये होना कहाँ का चाहिए? ध्यान दीजिए, इन इंडिया। दैट मीन्स आप हिंदुस्तान के बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, राइट बच्चों। सो
अब हेडिंग एक बार देखिएगा, सैलरी हेड का जिक्र क्यों किया, वहां से लिंक निकालिए। तो याद कीजिए आप अलाउंसेस पढ़ा करते थे, तो उसमें एजुकेशन अलाउंस आता था, याद कीजिए एग्जामिशन में ला करती थी 100 रुपया प्रति महीना प्रति बच्चा, राइट। इसी तरह से पर्क्स में भी आप पढ़ा करते थे एजुकेशनल फैसिलिटी, जिसमें 1000 वाली लिमिट भी हुआ करती थी। तो थोड़ा सा लिंक है, वहीं से मैं लिंक निकाल रहा हूं। तो उसके साथ आप सैलरी हेड के उन पॉइंट्स को भी रिकॉल कीजिए, उन्हें याद कीजिए, क्योंकि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में चलना जरूरी है। तो यहां हम साथ के साथ उदाहरण भी लिखे जाएंगे ताकि आपको बात समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ध्यान दीजिए, लेट्स से आप हैं मिस्टर एक्स और आपने पेड फीस, आपने फीस दी है, किस चीज की दी है, फॉर तीन बच्चे हैं आपके, लेट्स से सन 1 सन 2 डॉटर एक ही है मान लीजिए, तो उनकी फीस दी है। अब आपने फीस में क्या किया, देखिए आपने देखा होगा स्कूलों में या तो होती है एक एनुअल फीस, एक होती है ट्यूशन फीस, तो दोनों ही देनी पड़ती हैं। तो मान लीजिए एनुअल फीस लगी भाई 20,000, तीनों की सेम थी। जहाँ तक ट्यूशन फीस का सवाल है, क्योंकि वो क्लास वाइज होती है, आपने स्कूलों में देखा होगा, और यहाँ प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, हम जो फीस की बात करेंगे वो अनुअल की बात करेंगे, क्योंकि डिडक्शन हम अनुअल लेके चलेंगे, क्योंकि इनकम हम पूरे साल की फाइल करते हैं। तो पूरे साल की ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेट्स से इस बच्चे के लगे 1 लाख रुपया, इसका लगा 1.5 लाख रुपया, इसका लगा 2 लाख रुपया, राइट। तो मैंने कहा था कि 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम मिलेगी, राइट। और थोड़ा सा हम यहाँ ट्विस्ट एक और ऐड ऑन किए देते हैं, ये जो सन 2 है ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, लेट्स से, तो माना 2 बच्चों की मिलेगी, 3 की तो मिलनी नहीं है। लेकिन एक चीज, अब 3 में से हमें 2 बच्चे कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, ऑब्वियसली जिनका ट्यूशन फीस का अमाउंट क्या बन रहा हो, ज्यादा बन रहा हो। तो यहां जब हम इसे सॉल्व करते हैं, या चलिए एक बार हम इसे हटा ही देते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला, थोड़ा चेंज करके हम पॉइंट लिख देंगे इसे। तो आंसर में हम क्या कहेंगे, तो मैक्स 2 बच्चे, ठीक है जी। तो आप कौन से सिलेक्ट कर लें, जिनकी ट्यूशन फीस ज्यादा हो। तो ज्यादा वाले आपको कौन से दिख रहे हैं, S2 D1, और कितना अमाउंट आ जाएगा उनका, 1.5 लाख 2 लाख। तो प्रश्न ये है, क्या डिडक्शन आपको 3.5 लाख मिलेगी। तो मैं यहाँ बता दूं, नीचे हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे कि इस सेक्शन में एटीसी में एक मैक्सिमम लिमिट है, चाहे हम उसे टॉप पे लिख के छोड़ देते हैं। यहाँ जो मैक्सिमम एक लिमिट जो है डिडक्शन की वो बताई गई है भाई, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। सो दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन हमें जो डिडक्शन मिलती है वो 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। तो अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं इस एग्जाम्पल में, व्हाट विल बी द आंसर इफ D1 डॉक्टर जो है स्टडीज एट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या होगा, डिडक्शन के लिए क्वालिफाई कौन करेगा, क्वालिफाई 2 बच्चे करेंगे, S1 एंड S2। S1 का अमाउंट है 1 लाख और S2 का है 1.5 लाख, टोटल हुआ 2.5 लाख। लेकिन हमें उससे कंपेयर करना होगा, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा की आपको डिडक्शन मिलनी ही नहीं है, राइट। और इसी में अगर हम एक और ट्विस्ट कर दें, व्हाट विल बी द आंसर इफ S2 D1 स्टडीज अब्रॉड, हिंदुस्तान के बाहर वो पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल है, इसमें क्या होगा, डिडक्शन के लिए ओनली S1
क्वालिफाइज। तो पहला बेटा क्वालिफाई कर रहा है और उसका अमाउंट है 1 लाख रुपया। तो डिडक्शन कितनी होगी? 1 लाख ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 लाख है। तो 1 लाख ट्यूशन फीस है तो बस उतना ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको 1.5 लाख मिल जाएंगे। तो आई होप सो यहाँ एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी, राइट? जितना पॉइंट मैंने ऊपर लिख के दिया है उसके ऊपर ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बना दिए हैं। नाउ मूविंग अहेड, बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे अपने। तो पॉइंट नंबर 2, जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, हम इसको चाहे 2 कैटेगरीज में बांट के लिख सकते हैं अच्छी क्लैरिटी के लिए। और या ए पॉइंट में लिखूं उससे पहले आप इसको एक हेडिंग दे सकते हैं, याद कीजिएगा, प्रोविडेंट फंड, सैलरी हेड। याद कीजिएगा, हम आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहां हम रेड विद सेक्शन नंबर 10 में सब सेक्शन 11, 12, 13, इसलिए मैं कह रहा हूं सैलरी हेड के उन नोट्स को जरूर आप इनके साथ निकालें ताकि आपकी अच्छी क्लैरिटी निकल के आए। तो प्रोविडेंट फंड जो हम ऑलरेडी, मैं बता दूं, हम ये सेक्शन भी मैं कोट कर देता हूं, सब सेक्शन 11 से 13 के अंदर आप एग्जाम्प्टेड पढ़ के भी आते हैं। तो प्रोविडेंट फंड याद कीजिएगा, हम लोग पढ़ा करते थे सैलरी हेड में कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है एंड एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, राइट? तो यहाँ प्रोविडेंट फंड का जो है वो कंट्रीब्यूशन, उसमें पैसे डाले गए हैं, लेकिन किसने डाले हैं? तो क्योंकि मैंने एटीसी का आपको हेडिंग दिया है इन्वेस्टमेंट करी है, तो इन्वेस्टमेंट किसके लिहाज से होगी? एम्प्लॉय के लिहाज से। तो ये ना भूलें, तो ये कंट्रीब्यूशन बाय, हम यहाँ पे एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये यहाँ का हमारा सबसे क्रूशियल पॉइंट हो जाता है, ये मत भूलिए, क्योंकि एम्प्लॉयर जो पैसा आपको दे रहा है वो आपने देखा वो सैलरी हेड में ऐड हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है। लेकिन आपको याद हो आरपीएफ में 12% की आपको एग्जम्पशन मिला करती थी, और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता था, फुल एग्जम्प्ट होता था। लेकिन जो एम्प्लॉय अपना पैसा डाल रहा है वो उसके लिए इनकम तो नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम उसको डिडक्शन दे रहे हैं। तो ये जरूर समझें आप। सो यहाँ हम 2 सब पॉइंट बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहले मैं प्रोविडेंट फंड जो लेने जा रहा हूँ, डैट इज आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और तीसरा आप याद कीजिए हम पढ़ा करते थे अप्रूव्ड सुपर एन्विशन फंड, सुपर एन्विशन फंड। एक मैंने यहां से छोड़ दिया है और वो छोड़ा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्योंकि उस पर मैं बाद में लौट के आता हूं, इसलिए मैं 2 पॉइंट बना रहा हूं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ये तीनों के तीनों जो फंड हैं ये डेफिनेटली ये अप्लाई करते हैं जब आप एम्प्लॉय होते हैं, कहीं ना कहीं आप नौकरी कर रहे हैं और आपका एम्प्लॉयर इनमें पैसा डालता है, साथ में आप भी डालते हैं, क्योंकि मैचिंग कंट्रीब्यूशन होता है। मैचिंग का मतलब जितना एम्प्लॉयर डाले एम्प्लॉय को भी डालना पड़ता है। तो जो एम्प्लॉय ने पैसा डाला इस फंड के अंदर, ये पूरा का पूरा डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। तो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है 100% ये अमाउंट, मतलब कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एटीसी की डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो वो 1.5 लाख की एक लिमिट अलग है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा लिमिट नहीं है। जैसे ट्यूशन फीस की बात थी ऊपर वाले पॉइंट में, तो आप कितनी पे कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी कोई लिमिट है, राइट? अब इसी कैटेगरी में हम बी पॉइंट बना रहे हैं, दैट इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड याद कीजिए, आपको सैलरी हेड में हम बताते हैं द एक्ट ऑफ 1968। तो बेसिकली किसके लिए होता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, क्योंकि वो लोग अपना भविष्य सिक्योर नहीं कर पाते। क्योंकि प्रोविडेंट फंड क्या है? रिटायरमेंटल बेनिफिट है। आज आप कमा रहे हैं, एक दौर ऐसा आएगा 10 रुपए भी मुश्किल हो जाएंगे, तो ये भविष्य को सिक्योर करने के लिए है। तो व्हाट अबाउट जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेरे जैसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन रन कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू देम? तो इसलिए उनके लिए बेसिकली ये सुविधा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए लाई गई है। नो डाउट अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तब भी आप इस फंड में पैसा डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज दे दूं, ये एक स्कीम है। किसकी स्कीम है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। देखिए मैंने बताया एक्ट भी है 1968 का, और सैलरी हेड में बहुत गहराई में आपको करवाए गए थे ये।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जहां आप ये एक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, और ये अकाउंट ओपन करने की आपको सुविधा जो है बेसिकली पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है और बैंक्स में, विशेष रूप से आप देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये सुविधा मिलती है, वहां जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन इसकी जब आप अकाउंट खुलवाते हैं किसके नाम पे, तो आप कहोगे जिस आदमी की इनकम है उसी के नाम पे, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप चाहे तो ये अकाउंट अपने नाम पे खुलवा लीजिए या अपने स्पाउस हस्बैंड या वाइफ के नाम पे खुलवा लीजिए, और चाहें तो आप अपने बच्चे के नाम पे खुलवा सकते हैं। और स्वाभाविक है ये डिडक्शन, क्योंकि एचयूएफ के लिए भी है, तो एचयूएफ है तो आप किसी भी मेंबर के नाम पे खुलवा सकते हैं। ये चीज़ मेरे को बार बार लिखनी भी नहीं चाहिए, इतना आप अंडरस्टूड लेके चलें। तो बच्चों ये अकाउंट आपने इनके नाम पे खुलवा लिया, पैसे तो आपने दिए ना, तो डिडक्शन आपको मिलेगी। दैट इज द ब्यूटी। ऐसा नहीं कि अगर मैं अपनी बीवी के नाम पे अकाउंट खुलवाऊं तो ऑब्वियसली इफ आई एम द अर्निंग हैंड तो मेरे से पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है तो डिडक्शन मुझे मिलेगी। अच्छा, अब इसमें ब्यूटी क्या आती है, ये जो आपका पैसा जाता है ये 15 साल के लिए फ्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब है आपको ये पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स। तो 15 साल के लिए आपका पैसा क्या हो गया, फ्रीज हो गया। लेकिन मैं बता दूं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जिनकी डिडक्शन 80C में मिलती है। तो 15 साल के लिए पैसा फ्रीज हो गया तो आपको बेनिफिट क्या रहता है, यहाँ इंटरेस्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकियों से आपको ज्यादा मिल जाता है। तो पीपीएफ में तो आपने देखना है कि 15 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप ज्यादा अच्छा यहां पे डाल सकते हैं पैसा, क्योंकि इंटरेस्ट आपको बढ़िया मिल जाएगा। अच्छा, ब्यूटी क्या है, तो देखिए 15 साल के बाद पैसा मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो यहां ध्यान रखना है जब आपको मेच्योरिटी पे पैसे मिलेंगे, तो मेच्योरिटी पे जो आपको जो पैसा आपका मेच्योर्ड हुआ है वो जो आपको रीपे होगा प्लस जो इंटरेस्ट है। ब्यूटी ये है, इंटरेस्ट इनकम आप कौन से हेड में पढ़ते हैं, अदर सोर्सेज में, ये दोनों के दोनों इंटरेस्ट मिलना भी बोथ एग्जम्प्ट है। तो बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है, चार्जेबल टू अदर सोर्सेज हेड होती है, तो वो सारा इंटरेस्ट भी माफ हो गया, ये बेनिफिट भी है। और जो लमसम 15 साल के बाद वापस आपको मिलेगा उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, बोथ एग्जाम फ्रॉम टैक्स, राइट। और ये पीपीएफ में आप हर साल पैसे डाल सकते हैं, 15 साल के लिए है, 15 साल के बाद पैसा मिलेगा। लेकिन आप इसके अंदर जब डिपॉजिट करवाते हैं तो आप मे बी एवरी ईयर, वो आपके ऊपर है, आप हर साल करवाते जाइए, क्योंकि हर साल जितना पैसा डालेंगे इन्वेस्ट करेंगे तभी तो 80C की आपको डिडक्शन मिलेगी, राइट। सो इंटरेस्ट पूरी तरह से माफ हमने आपके लिए कर दिया है, लेकिन ध्यान ये देना है जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स जितना पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो उसके ऊपर डिडक्शन है। कहने का मतलब क्या है, कहीं आप गलती से ना ले लें, इंटरेस्ट माफ तो हो गया है, तो जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है, एक्रूड मीन्स हर साल इंटरेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है ना, नॉट एलिजिबल फॉर 80C, मतलब उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने आपकी इनकम ही माफ कर दी है, तो हम उस इंटरेस्ट की डिडक्शन किस बात की दें। तो ये चीज़ ज़रूर आप पकड़िए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी ये बताया था सैलरी हेड में कि इसमें पैसे डाले जाते हैं मल्टीपल ऑफ 500 रुपये, और 1.5 लाख से ऊपर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी डिडक्शन कितनी है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक हल्का सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ आप मिस्टर एक्स हैं, और ये देखिए मैंने लिखा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, राइट। तो हमने वर्ड लिखा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और ऑब्वियसली इसमें एक्स ने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन। हम एम्प्लॉयर वाली बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज अगर एम्प्लॉयर होता है ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर जितना पैसा डालता है 12% एग्जाम्प्ट होता है, एम्प्लॉयर के पैसे पे जो इंटरेस्ट आता है वो 9.5% वो भी एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ एम्प्लॉयर की चर्चा नहीं हो रही है,
अगर आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिक्स कर देंगे तो साहब आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और देखिए जितना मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ा है मैंने बहुत हारमोनियस पढ़ा है, और डिडक्शन तो देखिए 100% आपके लिए रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि पहले प्रिंटेड में से करवाया, हैंड रिटन हम कर रहे हैं, और लगभग सारा कोर्स आपको रिपीट करके करवाया है। तो ये उसका वजह यही है कि एक ही क्लास में याद कर लिया, वो रट्टा लग गया, तो रट्टा लगने से लगता है सब कुछ आ गया, कुछ नहीं याद होता। तो हारमोनियस करना ज़रूरी है। तो बार बार फिर कहूँगा, जाइए सैलरी हेड के नोट्स निकालिए और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी सारे पॉइंट्स को दोबारा देखिए। तो मान लीजिए आपने कंट्रीब्यूशन की है 50,000 की, तो नेचुरल है यहाँ डिडक्शन कितने की आ गई, 50,000 की आ गई, राइट। और फिर से आप मिस्टर एक्स हैं, और अब की बार मान लीजिए आपने अगर पैसा डाला है पीपीएफ में और कंट्रीब्यूशन आपने फिर से 50,000 किया है, तो फिर से आंसर क्या हो गया, सेम वही डिडक्शन। और अगर हम 50,000 को यहाँ, चलिए 50,000 ही ले लेते हैं, सेम ही चलने देते हैं, तो 50,000 की है, राइट। तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट से out of PPF on maturity rupees 10 lakh plus interest rupees 2 lakh received। तो यहां ध्यान दीजिएगा, both exempted, ठीक है जी। तो आपको पूरी तरह से उस पर एग्जम्पशन है। तो आप गौर से देखिए, सैलरी हेड के ही पॉइंट्स थे, राइट, विशेष रूप से प्रोविडेंट फंड वगैरह। साथ में मैंने वो ट्यूशन फीस वाला जरूर पॉइंट लिया। तो बच्चों इन्हें मैं आसान कैटेगरी के 2 पॉइंट कहता हूँ। तो यहाँ एक तरह से कह लीजिए हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए, जिस तरह से मैंने नोट्स अब बनाए हैं। पीपीएफ वगैरह अलग करते तो हम 3 कर लेते पॉइंट, तो वो आपके हाथ में है। तो लगभग मैं सारे पॉइंट बनाऊंगा इस तरह से, कुछ हेडिंग बनाते हुए, ताकि रिटेंशन फैक्टर आपको अच्छा होप सो मिल सके। तो अब जो मैं नेक्स्ट हेडिंग लेने जा रहा हूँ, थोड़ा नहीं, रादर बहुत ही आसान रहना चाहिए ये। इसको मैं नाम दे रहा हूँ सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ आप जानते हैं, शेयर्स कहें, बॉन्ड्स कहें, या एनी अदर कोई भी कह लीजिए, हमने उनमें पैसा लगाया है। तो कुछ नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं सरकार की तरफ से कि वहाँ आप इन्वेस्ट कीजिए, कंट्रीब्यूशन करें, हम आपको डिडक्शन देंगे। तो इन सिक्योरिटीज़ में सबसे पहला पॉइंट, वैसे 2 उधर लें तो इसको आप तीसरा पॉइंट भी कह सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट ले रहे हैं कि आपने पैसे लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, यूनिट्स ऑफ, आपने यूनिट्स खरीदी हैं। किसकी खरीदी हैं, यूटीआई की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, या आपने यूनिट्स खरीदी हैं म्यूचुअल फंड की, जो आपको याद हो, हम एग्जाम्प्टेड इनकम में अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D में पढ़ के आए थे। तो म्यूचुअल फंड वगैरह आपको मालूम ही है कि अगर हमें नॉलेज नहीं है किन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं, तो म्यूचुअल फंड ये वो हाउसेस हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो हमारा पैसा इस ढंग से लगाते हैं कि हमें अच्छा रिटर्न आ सके। तो आपने उनकी यूनिट्स खरीद लिए हैं। और थोड़ा सा यूनिट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड वगैरह याद कीजिएगा जब हम अदर सोर्सेज हेड पढ़ रहे थे। तो सिक्योरिटीज इनकम वहाँ आती हैं, तो ये भी एक चीज़ पता होनी चाहिए। और हमने कहा था ये म्यूचुअल फंड वगैरह का जो भी रिटर्न हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 में एग्जम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स। तो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको प्लीज़ साथ में लेके चलिए। तो इस पॉइंट के लिए आप अपने अदर सोर्सेज के नोट्स भी निकाल के देख सकते हैं। और इसके साथ एक वर्ड हम लिख रहे हैं, इंक्लूडिंग यूलिप। यूलिप क्या होता है, आप पूरा लिख सकते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब यूनिट्स खरीदी हैं, साथ में उन्होंने हमें उसके ऊपर इंश्योरेंस कवर भी दे दिया है। तो इंश्योरेंस कवर दे दिया, अच्छी बात है, हमें 2 बेनिफिट मिल रहे हैं। तो चाहे यूलिप है, स्टिल आपको एटीसी की आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगी। तो मैं हल्का सा ब्रैकेट में जरूर लिख देता हूँ। और आप कहें तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं अदर सोर्सेज हेड की बात होगी एक तरह से। तो आपको पता होना चाहिए इनका जो इंटरेस्ट है, अंडर इंटरेस्ट कहें या रिटर्न कहें, डिविडेंड भी आप कह सकते हैं, तो बेहतर होगा अगर हम रिटर्न वर्ड इस्तेमाल कर लें। तो इनका जो रिटर्न है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 35 क्या है,
एग्जम्प्ट है। तो ये भी पता होना चाहिए कि इनके ऊपर होने वाली कमाई तो एग्जम्प्ट है ही है, और जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर बरस, हम आपको डिडक्शन भी दे रहे हैं। तो डिडक्शन का लॉजिक क्या है? क्योंकि इकॉनमी बढ़ती है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड वगैरह कॉर्पोरेट्स में पैसा लगाएंगे। दैट्स हाउ द सर्कुलर फ्लो टेक्स प्लेस। इसलिए सरकार तो चाहती है इकॉनमी ऊपर बढ़े। तो ये दो धारी तलवार है कि सिर्फ आपको ही डिडक्शन के लिए नहीं ये बनाया जा रहा, सरकार ने पूरा देश चलाना है, तो हर चीज को मद्देनजर रखना जरूरी है। और उसके बाद नंबर 2 पॉइंट, इसका जिक्र करें तो पहली बात इसे क्या लिख दें, हम इसे नाम दे देते हैं, चलिए, नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स। कुछ नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स में आपने पैसा लगा दिया है। अब ये नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स किसकी हैं? ऑफ NHB, पूरा स्टैंड्स फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। थोड़ा सा याद कीजिएगा इसके साथ, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या याद कीजिएगा? आप पढ़ के आए थे कैपिटल गेन हेड, और उसमें आप लोग पढ़े थे सेक्शन नंबर 54 जहाँ एग्जाम्पशंस मिलती थी। तो याद कीजिए, मकान बेच के मकान 54 हुआ करती थी। 54F कोई और लॉन्ग टर्म एसेट बेच के मकान खरीदा था आपने। तो हम लोग ये कहते थे कि आप मकान खरीद सकते हैं 2 साल में, राइट? कुछ याद आया आपको? तो हमने कहा था अगर आप नहीं खरीद रहे हैं टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, स्टिल हम एग्जम्पशन दे देंगे अगर आप पैसा जमा करवा देते हैं कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, इफ यू कैन रिकॉल। तो ये थोड़ा वही नेशनल हाउसिंग बैंक, उसी से लिंक कर लीजिए। देखिए, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये पहली बात तो ये है, ये एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स सरकार की इसके अंदर इक्विटी है। तो नाम से ही पता चल रहा है इसका बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? इनका ऑब्जेक्ट होगा कि प्रोवाइड करें क्या चीज? हाउसिंग, व्हाट, चाहे हाउसिंग लोन हो या हाउस हो, इसी पे ये काम करें कि आम आदमी को घर मिले या लोन्स जो भी स्कीमें हैं। तो अगर वो लोन वगैरह तभी दे पाएंगे या इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तभी क्रिएट कर पाएंगे जब उनके पास पैसा है। और ये PFI है, सरकारी है, तो सरकार चाहती है आप इनकी नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करें, राइट? तो इनकी होम लोन अकाउंट स्कीम्स आती रहती हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं होम लोन अकाउंट स्कीम्स, तो ये नोटिफाइड कुछ स्कीम्स होती हैं, आप पैसा लगाइए आपको डिडक्शन मिलेगी। देन इसी हिस्से में नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स है पब्लिक सेक्टर कंपनीज की, सरकारी कह लीजिए कंपनीज की, गवर्नमेंट कंपनीज की। तो वो भी नेचुरल है, इसी से रिलेटेड, ये हाउसिंग सेक्टर वगैरह से रिलेटेड। और अप्रूव्ड कुछ बॉडीज, तो इनका भी काम क्या है? यही सेम काम जो ऊपर मैंने यहाँ पे ये जो लिख दिया था, हाउसिंग लोन, हाउस दिस एंड दैट, इसमें आप ये काम कर रहे हो। देन बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तो यहां आपने कोई एक एलिजिबल इशू आया, इशू तो समझते हैं, सिक्योरिटीज। तो एलिजिबल इशू आया, एलिजिबल इशू देखिए किस चीज का हो सकता है? इक्विटी शेयर का हो सकता है, डिबेंचर वगैरह का हो सकता है। और ये इशू किसने निकाला? ये एक इशू निकाला एक भारतीय पब्लिक कंपनी ने या PFI ने, PFI ऊपर बता दिया था मैंने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या किसी MF म्यूचुअल फंड वगैरह का कोई एलिजिबल इशू है। एलिजिबल का मतलब होता है सरकार की तरफ से नोटिफाइड होगी। क्लियर? एलिजिबल हम नाम क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इनके पास जो पैसा आएगा ये किस काम में लगाएंगे। तो ये जो फंड्स हैं इनके पास आते हैं तो ये यूटिलाइज करेंगे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ कहें, फैसिलिटी कहें।
तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं इनके पास पैसा है, तो पैसा तो आम जनता की जेब से आएगा, इसलिए हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं, आप पैसा लगाओ इनमें। देन नोटिफाइड बॉन्ड्स, तो नोटिफाइड इन एलिजिबल एक ही बात है, सरकार के द्वारा ये स्कीमें आती रहती हैं। तो नोटिफाइड बॉन्ड्स किस चीज के? ऑफ नबार्ड। तो नबार्ड आपको मालूम होगा नेशनल बैंक फॉर, कहीं तो पूरा लिख देते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड आर फॉर रूरल एंड डी फॉर डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो हमारी इकोनॉमी है ही रूरल एग्रीकल्चरल, तो उसमें अगर पैसा डालना है तो पैसा कहां से आएगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं उनके आप नोटिफाइड बॉन्ड्स वगैरह ले लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अदर सिक्योरिटीज का अदर सोर्सेज हेड का आप लॉजिक समझ गए, क्योंकि सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट वगैरह आएगा जो कि उस हेड में जाता है। तो सबसे पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड का था, तो मैंने बताया 10-35 में उनका अदर सोर्सेज में एग्जाम भी होता है। और देन आप देख रहे हैं ये नेशनल हाउसिंग बैंक के ये हाउसिंग वगैरह जो स्कीम्स है। देन आप ये एलिजिबल इश्यूज आप देख रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और देन नबार्ड वाला पॉइंट आ गया, राइट। और यहां इंफ्रास्ट्रक्चरल। तो इसके बाद तो ये सीधी सीधी डिडक्शन है, इनमें कोई मेरे को एग्जांपल लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप जितना पैसा लगाएंगे 100% इट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन, लेकिन हाँ 1.5 लाख से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो एक नॉर्मल सा पॉइंट है, राइट। तो यहाँ 4 पॉइंट हल्का सा फिर टिप्स पे लेना हो, म्यूचुअल फंड वगैरह का पॉइंट आ गया, देन वो नेशनल एनएचपी नेशनल हाउसिंग बैंक वगैरह कह लीजिए, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चौथा नबार्ड, इस ढंग से याद कर लीजिए। तो ये बनते हैं 2 हिस्से, यहाँ दिख रहे हैं, नीचे मेरे पास स्पेस है तो मुझे उसे यूज भी करना है ढंग से। तो यहाँ मैं तीसरी कैटेगरी इसी के नीचे यूज कर रहा हूँ ताकि मेरा कॉन्सेप्ट एक पेज में कवर हो विद एग्जाम्पल्स, यही इंटेंशन रहेगा मेरा। मैं तीसरे पॉइंट को एक हेडिंग अपनी तरफ से दे रहा हूं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, कि यहां पैसे आप लगा रहे हो, हम आपको डिडक्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम कुछ मान सम्मान देना चाहते हैं। किसको मान सम्मान देना चाहते हैं? मैं 2 चीजें ले रहा हूं बच्चों। सबसे पहले है सीनियर सिटीजन, वो आप सारे जानते हैं जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो, तो सीनियर सिटीजन्स को मान सम्मान देना जरूरी है। बुजुर्ग आदमी हैं, वंस अपॉन अ टाइम वो भी जवान थे, आज बूढ़े हैं, आज आप जवान हो कल आप भी बूढ़े होंगे। बुजुर्ग में इतनी हिम्मत नहीं रहती वो कमा सके, इसलिए आपने नॉर्मली देखा होगा कई बुजुर्ग पैसे वाले भी होते हैं, बट आपने देखा होगा उनमें थोड़ी चिपड़पंती लीचड़पंती होती है पैसे को लेके। ये गंदे अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए क्योंकि उसके ऊपर रैशनैलिटी देखें, इंसान की फितरत देखें। बुजुर्ग आदमी है उसमें घबराहट बढ़ जाती है साहब, तो इसलिए हमने कहा बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन हम क्या लेके आ रहे हैं, सेविंग स्कीम, उसके अंदर पैसा लगाइए और डिडक्शन पाइए। तो तो ये जो डिडक्शन है इसमें पैसा लगाएगा कौन? तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हमें अच्छे से यहां देखनी होंगी। फॉर सेल्फ, आप सीनियर सिटीजन हैं, अपने लिए आपकी जो सेविंग स्कीम्स बनाई गई हैं आप उसमें पैसा लगाइए और आपको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन होते हैं, हो सकता है काम भी कर रहे हो सकता है पेंशन आ रही हो, तो टैक्स बचाना है तो इस स्कीम में पैसा लगा दीजिए। अच्छा, ब्यूटी क्या है, जब मेच्योर हो जाएगा अमाउंट, मेच्योर्ड अमाउंट, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, वो आपके लिए एग्जम्प्ट है। अब बारी इस चीज की भी आती है, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पहली बात तो इन स्कीम में जस्ट नॉलेज के लिए बता दूं,
क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। और इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है। ध्यान दीजिएगा, जो इंटरेस्ट आ रहा है उनको वो टैक्सेबल है। और इंटरेस्ट इनकम कहां जाती है? अदर सोर्सेस हेड में। और इंटरेस्ट डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, क्योंकि इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन नहीं है। इंटरेस्ट पे टैक्स भी लगेगा, इंटरेस्ट के डिडक्शन भी नहीं है। जस्ट आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं हम उसके ऊपर आपको बेनिफिट दे रहे हैं। तो यहां पे हम एक उदाहरण लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स, यंग बॉय, एज 72, राइट। तो लेट्स से इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टेड 1 लाख इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा दिए। इंटरेस्ट फॉर RPY, मान लीजिए इंटरेस्ट बन गया 8,000 रुपए। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट टैक्सेबल 8,000, अदर सोर्सेस हेड में, और 80C में आपको डिडक्शन मिलेगी प्रिंसिपल अमाउंट की, और वो मिल जाएगी 1 लाख रुपए, क्योंकि 1.5 लाख तक मिल सकती है। अगर 4 लाख आपने इसमें डिपॉजिट किए होते तो डिडक्शन 1.5 लाख मिल जाती। तो ये हमने रिस्पेक्ट दी है जी सीनियर सिटीजन को। अब रिस्पेक्ट वाले पॉइंट में हम रिस्पेक्ट किसको देने जा रहे हैं? बच्चियों को। मैंने महिलाएं नहीं कहा, जनानियां नहीं कहा, बच्चियां कहा, सुकन्या। तो अब की बार आपने पैसा किस में इन्वेस्ट किया है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया सुकन्या का? गर्ल चाइल्ड। सुकन्या, सुकन्या मीन्स बहुत ही छोटी सी बच्ची, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एज 10 बरस तक की। छोटी बच्ची ऐसा लिख लीजिए, चीजें भूलती नहीं है। तो छोटी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि, समृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, उसकी एजुकेशन वगैरह के लिए, यूं कह लीजिए हमने ये पैसा लगाया है। तो आपने इस स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट करी, किसने करी? इंडिविजुअल एज गार्डियन। तो जो उस बच्ची का गार्डियन होगा, जो इंडिविजुअल, वो जो इन्वेस्ट कर रहा, क्योंकि आपको अपनी बच्ची है उसकी देखभाल संभाल करनी है। ये जो अकाउंट होता है इसका टेन्योर कब तक होता है? 20 ईयर्स एज जब बच्ची की हो जाएगी तो ये क्लोज हो जाता है ये अकाउंट। मतलब 10 साल से छोटी बच्ची के लिए आप ये स्कीम लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट किए जाते हैं 21 साल तक। अब बच्ची बड़ी होगी, पढ़ लिख ली गई होगी, तो उसके बाद ये अकाउंट कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो डैट मीन्स आपको पैसे वापस मिलेंगे 21 साल के बाद, नेचुरल है जब स्कीम क्लोज हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इफ मैरिज, अगर आप बच्चे की मैरिज कर देते हैं, और मैरिज आप जानते हैं हमारे देश में लीगलाइज्ड है 18 साल पे, तो अगर आप उसकी मैरिज कर दोगे तो क्लोजर उस समय हो जाएगा। अब जब अकाउंट खत्म हो गया है तो आपको पैसे मिलेंगे।
तो जो पैसा मिलेगा, जैसे हमने ऊपर यहां सीनियर सिटीजन का लिखा था, मैच्योर्ड अमाउंट, एग्जाम्प्ट एंड इंटरेस्ट की भी बात थी, तो जो मैच्योर्ड अमाउंट है एंड जो इंटरेस्ट है, ये हमें दो चीजें देखनी है। तो जहां तक मैच्योर्ड अमाउंट का सवाल है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, दैट इज एग्जम्प्टेड, राइट। और दूसरी बात आती है इसके ऊपर इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जो है वो भी एग्जम्प्ट किया गया है, जबकि आप यहां पे देखेंगे सीनियर सिटीजन के लिए वो टैक्सेबल था, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन बच्चियों के लिए, क्योंकि भविष्य है और देश में हमारे देखिए बड़ा प्रेजुडिस होता है बच्चियों को लेके आज के दिन भी, तो ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आ गया, उनके लिए इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट है। तो दो चीजें रिस्पेक्ट में, आई होप सो इससे याद होगा आपको। तो सैलरी हेड के पॉइंट क्या आए थे? दो आए थे, एक वो ट्यूशन फीस वाला 2 बच्चों का भारत में फुल टाइम एजुकेशन, दूसरा ये सारे प्रोविडेंट फंड्स। और प्रोविडेंट फंड में एक चीज अगर आपने एक नोट डाल के भी लिखना है और लिख सकते हैं, कोई भी प्रोविडेंट फंड में पैसे डाले हैं डिडक्शन मिलती है, लेकिन नहीं मिलती नो डिडक्शन अगर फंड कौन सा है, यूआरपीएफ। तो यूआरपीएफ याद कीजिएगा, क्या कहा था हमने सैलरी हेड में, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसलिए रिकॉग्नाइज्ड आया, सुपरएनुएशन फंड आया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आया एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड आया। तो पीपीएफ वगैरह में भी हमने देखा उनका इंटरेस्ट वगैरह भी सारा एग्जाम्प्ट था। देन सिक्योरिटीज में हमने छोटे छोटे 4 पॉइंट लिए, देखिए क्योंकि हल्का हल्का ये याद जरूर होता जाए आपको। एक आया आपका म्यूचुअल फंड वाला, इस ढंग से मैं याद रख लेता हूँ, देखिए मैं थोड़ी मार्किंग भी कर देता हूँ ये डिब्बे से, तो मेरे जहन में एक म्यूचुअल फंड रह जाता है, एक ये नेशनल हाउसिंग बॉन्ड। तीसरे पॉइंट में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए कंपनियों का एलिजिबल इशू, एंड चौथा नबार्ड। और 2 रिस्पेक्ट वाले सुकन्या, कम से कम 10 साल तक की बच्ची के लिए पैसा जमा करवाया जाता है। और सीनियर सिटीजन स्कीम, वो तो आप जानते ही हैं कि उनकी एज कम से कम कितने साल हो, 60 साल की हो, लेकिन उनका इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन का टैक्सेबल था, सुकन्या वाला पूरी तरह से माफ था। तो आपको यह भी देखना है जितनी इन्वेस्टमेंट करे हो उनकी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं। तो लगभग हर पॉइंट में आपको साथ में बताते जा रहा हूं। तो रिस्पेक्ट के बाद, तो यहां मेरी एक तरह से कह लीजिए जो 3 हेडिंग मैंने बनाए, अब मैं अपने चौथे हेडिंग की तरफ मूव कर रहा हूं, जिसे मैं यहां नाम दे रहा हूं लाइफ पॉलिसी। तो पॉलिसी से आपको समझ में आ गया इंश्योरेंस। तो आपने इंश्योरेंस करवाई है, तो जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, सरकारी कंपनी कौन सी हो जाती है, उनसे कहते हैं हम एलआईसी, या क्या हो सकते हैं प्राइवेट इंश्योरर्स, टाटा एआईजी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, दुनिया भर की हैं, कहीं से भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाए हो, आप लिए हो। तो देखिए जो पॉलिसी ली है किसके नाम पे, पॉलिसी ले तो पैसे तो देने पड़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा एलआईसी पॉलिसी है, ये कार की पॉलिसी नहीं है, जनरल इंश्योरेंस नहीं है, एलआईसी बड़ा क्लियरली लिखा है। तो आप नेम ऑफ, देखिए एचयूएफ है तो कोई भी मेंबर हो जाएगा। तो विशेष बात तो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, तो इंडिविजुअल के केस में तो ये एक हमारे लिए अच्छा पॉइंट यहां आता है, और बड़े प्रश्न इस पे हम नॉर्मली क्वेश्चंस में ही नजर आएगा। तो ये बहुत स्टार पॉइंट रहेगा, आप खुद हो, स्पाउस हो और आपके बच्चे हो। तो देखिए जब मैंने बच्चों के साथ कुछ नहीं लिखा, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, माइनर, मेजर, तो जैसा मर्जी बच्चा हो यार, क्लियर। तो चाहे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, चाहे वो माइनर और नॉट, इंडिपेंडेंट और नॉट, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैरिड और नॉट, ये भी लिख देते हैं। मे बी
बच्चा जो है, ये हर जगह देखिए आंसर सेम है, स्टेप भी हो सकता है एंड अडॉप्टेड भी हो सकता है, हर जगह हमने ये चीज़ देखी है। जब आप क्लबिंग पढ़ते हैं सेक्शन 64 1A में भी आप यही देखते हैं, इससे पहले भी हम जो ट्यूशन फीस की बात कर रहे थे तब भी हमने यही चीज़ देखी थी। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स, दे विल गो एवरीवेयर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, नथिंग रॉकेट साइंस अबाउट इट। अब बच्चों यहाँ हम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां दो कॉलम बनाते हैं। पॉलिसी टेकन व्हेन का मतलब हो गया हम टाइम की बात करें यहां तो समय देखना पड़ेगा, और दूसरी तरफ क्या हुए मींस क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कि डिडक्शन के लिए कितना पैसा क्वालिफाई होगा, एलिजिबल होगा कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकें। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम 3 पॉइंट बनाते हैं। ए, तो पॉलिसी ली है आपने बिफोर 1/4/2012, या यूं कह लीजिए टिल 11/12 तक, उसके बाद लॉ चेंज हो गया। बी, पॉलिसी ली है ऑन आफ्टर, ऑन या बाद में 1/4/12, तो यूं कह लीजिए 12/13 ऑनवर्ड, राइट। और एक सी पॉइंट हम और लेंगे, उसके ऊपर मैं थोड़ा बाद में आता हूं। तो सबसे पहले अगर पॉलिसी ली है आपने टिल 11/12, तो क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो होगा वो होगा 10%। किस चीज का? ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी। बेटा एक होता प्रीमियम, इतना तो दिमाग लगा लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आप प्रीमियम की कर रहे हो, लेकिन यहां एक कंडीशन लग रही है 10% ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी। सर समझे नहीं? देखिए मैं ब्रैकेट में लिख के देता हूं, यूं कह लीजिए डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, प्रीमियम पेड, जितना आपने प्रीमियम पे किया, और 10% किसका? वैल्यू ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी लेते हो ना, जैसे मैंने मेरी पॉलिसी ले रखी है 3 लाख की है, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया भाई? 30,000। विच एवर इज लेस, दैट इज द पॉइंट। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरी 3 लाख की पॉलिसी है तो 10% हुआ 30,000, एंड मान लीजिए अगर मैंने उसका प्रीमियम जो है वो पे किया है 50,000, तो हर इंसान ये सोचेगा भैया वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आ रहा है, वायरस से यार, चलो नो गंदी बात, नो कोरोना, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अगर प्रीमियम 50,000 दे दिया तो मेरी इन्वेस्टमेंट 50,000 है, लेकिन मुझे डिडक्शन 50,000 नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि क्वालिफाइंग अमाउंट की यहां एक लिमिट आ रही है कंपेयर्ड विद 10% ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी, और वो कितना है बच्चों? 30,000। अच्छा यहां मैं उल्टा लिख गया भाई, 10% नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 20% है। 10% की लिमिट बाद में घटा दी गई, यहां कर दी गई 10% ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी। तो आज के दिन 10% ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी है। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था मैं नीचे लिख दूंगा, लेकिन अब फिलहाल तवज्जो फिर से दीजिए। अगर 3 लाख की मेरी पॉलिसी है, 10% हुआ 30,000, लेकिन मैंने प्रीमियम अगर 50,000 दिया है, तो सॉरी मेरा डिडक्शन के लिए अमाउंट कितना जाएगा? 30,000। लेकिन टिल 11/12 तक ये परसेंटेज 20% रहा करती थी, और 12/13 से ये हो गई 10%। अब देखिएगा एक खूबसूरत चीज, बहुत बढ़िया एक चीज निकल के आएगी, एक तीसरी लिमिट और है। अगर कोई व्यक्ति है हैंडीकैप्ड, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको क्लास में सारी की सारी प्रिंटेड जब पढ़ाई तो सारी डिडक्शन ऐसे भी पढ़ाई,
फिर दोबारा हैंड रिटन एक एक लिखवा रहा हूं। और वो जब प्रिंटेड हम पढ़ रहे थे, कब पढ़ रहे थे? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हेड वाइज सैलरी हेड पढ़ रहे थे, एटीसी का जिक्र किया मैंने, एटीडी का जिक्र किया मैंने। जब हम पीजीबीपी हेड में साइंटिफिक रिसर्च की 35 में हम डोनेशन की बात कर रहे थे तो एटीजी का जिक्र किया मैंने। जब हम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट की बात कर रहे थे तो मैंने जिक्र किया आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड टीटीए, टीटीबी। और जब हम सैलरी हेड में ही लोन लिया करते थे एजुकेशन वगैरह दिस एंड दैट, तो उसके ऊपर भी एटीई वाली डिडक्शंस का मैंने जिक्र किया था। आज मैं दोबारा क्यों बढ़ा रहा हूं, दोबारा हम क्यों लिख रहे हैं? सर इनकम टैक्स की ब्यूटी ये है, इनकम टैक्स तो टोटल इनकम पे लगेगा, चीजें घूम फिर के आती हैं। आप पॉइंट को गौर से देखिएगा, अगर पहले ना पढ़ाया होता ये पॉइंट सी कभी भी ना समझ में आए। हैंडीकैप के ऊपर सोचिए हमने कौन सी डिडक्शन पढ़ी। एक पढ़ी हमने पार्ट डी में 80U वाली थी कि इंसान खुद हैंडीकैप्ड है, डिसेबल, सिवियर डिसेबिलिटी, याद करो वो डिडक्शन होती थी 75,000, 1,25,000। देन आप दूसरा रिकॉल करो 80DDB में अगर कोई आप हैंडीकैप को मेंटेन कर रहे हैं तो याद कीजिए उसमें भी डिडक्शन का अमाउंट सेम होता था 75,000 और सिवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000। तो इसलिए कह रहा अगर कोई हैंडीकैप्ड है और एंड सेक्शन कौन सा 80DDB या 80U क्या हो गई, ये सेक्शन अप्लाई हो गए, अप्लाइज। तो 80U आप याद कीजिए खुद के लिए था, खुद इंसान हैंडीकैप्ड है। और यहां क्या था, आपके ऊपर एक डिपेंडेंट हैंडीकैप था, राइट। तो अब इन लोगों के लिए अगर पॉलिसी ली गई है, और खास करके 80DDB प्लीज याद कीजिए, जाके नोट्स में चेक कीजिए, वहां बड़ा क्लियरली 80DDB का हेडिंग क्या था, मेंटेनेंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। और मेंटेनेंस में आप साफ पढ़ के आए थे, अगर आपने उनके लिए कोई डिपॉजिट LIC वगैरह में करवाया, LIC प्लीज रिकॉल, 80DDB के लिए हम बड़ा क्लियरली पढ़ के आए थे, LIC डिपॉजिट कोई स्कीम वगैरह में करवाए गए हैं तो वो भी, तो ये वो वही जिक्र आ रहा है। 80DDB के साथ आपको यहां डिडक्शन मिल रही है क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं, लाइफ पॉलिसी है तो 80C की डिडक्शन तो मिलेगी क्योंकि लाइफ पॉलिसी है तो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो गई वो आपकी, क्योंकि LIC की ब्यूटी क्या है, पैसा मिलना ही मिलना है, या तो डेथ पे मिल जाए या मेच्योरिटी पे मिल जाए, विच एवर इज अर्लियर। ये कार के इंश्योरेंस की तरह तो है नहीं, जनरल इंश्योरेंस की पैसा डूब जाएगा। तो यहां अगर आप आकर के मेरे को समझें कि किस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है तो आप रिस्पेक्ट दे पाओगे। नो डाउट पहले जो चीजें की होंगी कई बार आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बट यही मैंने आपसे वादा किया था कि हम चीजों को 2 बार लेके चलेंगे। तो हैंडीकैप के केस में क्या होता है, ये जो लिमिट है ये हो जाती है 15% की साहब, 15% ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी। बट सर इसका आपने टाइम पीरियड तो कोई लिखा नहीं है, तो 15% कब होती है, फ्रॉम 1/4/2013 ऑनवर्ड, या यूं कह लीजिए 13-14 वाले साल से। तो 13-14 से पहले वाली लिमिट वही रह जाएंगी जो ऊपर मैंने लिख के दी है, 20% एंड 10%। तो 15% वाली जो आपकी लिमिट है वो कब आती है, 1/4/13 ऑनवर्ड। तो यहां 3 स्लैब सिस्टम होगी बेटा। तो ये आप अगर स्लैब सिस्टम्स को अगर आप समझें, हमें क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान देना होगा। मैं थोड़ी देर में ही इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल्स बना के दूंगा। तो अगर पॉलिसी ली गई है 11-12, ऐसा दिमाग में टिका लो, 11-12 तक तो है 20%, 12-13 से हो गया 10% ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी, लेकिन 13-14 से ये जो हैंडीकैप वाले थे DDB-U वाले, इनके लिए है 15%। नाउ ये एक बड़ी कह लीजिए डिडक्शन है, तो इसमें और भी दुनिया भर के हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, तो मैं उन सब का जिक्र किए दे रहा हूं यहां पे। तो अगला पॉइंट यहां बच्चों ये आता है
विड्रॉल ऑफ डिडक्शन, दैट मीन्स डिडक्शन मिल गई तो विड्रॉ कर लिया तो क्या बन गया, आपकी इनकम बन गई। तो आप इसे नाम क्या देंगे, हम इसे नाम देंगे डीम्ड इनकम। बिल्कुल कुछ उसी लिहाज से या प्रकार से जैसे पीजीबी पे हेड में सेक्शन 41 होता था डीम्ड इनकम पे, और अदर सोर्सेज हेड में सेक्शन 59 होता था। प्लीज पिछला जितना करवाया है उसको मत भूलिए। जहां जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ मतलब रिकॉल वैल्यू डालिए अपनी। मैं भूल भी जाऊं कितना कुछ मैं करवाऊं तो हर चीज थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, एग्जाम आपका है। तो विड्रॉल ऑफ डिडक्शन या डीम्ड इनकम मान लीजिए कि भाई विड्रॉ कब करेंगे, इफ पॉलिसी आपने क्या कर दी, डिसकंटिन्यूड ऑफ इन सेकेंड ईयर। अगर आपने सेकेंड ईयर पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी, कहना क्या चाहते हो सर, ये कहना चाहता हूं एट लीस्ट पॉलिसी टू बी कंटिन्यूड फॉर 2 years। तो सिंपल भाषा में यूं कह लो, 4 साल पॉलिसी चला ली, 2 साल चला ली, 3 साल चला ली, कोई टेंशन नहीं है अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दी। डिसकंटिन्यू को आप यूं भी कह सकते हैं सरेंडर, कैंसल। लेकिन सरेंडर का मतलब होता है जब कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं, तो हम शब्द सरेंडर इस्तेमाल ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। क्लियर। तो यहां ये इनकम कौन सी साल की होगी, ये डीम्ड इनकम कौन से साल की होगी, डीम्ड इनकम ऑफ सेकेंड ईयर, बात ही खत्म। क्योंकि तीसरे साल सरेंडर करोगे फिर तो ये पॉइंट ही नहीं लगा, राइट। एक चीज और, यहां मैं लिंक लेके आ रहा हूं आपको, हमने एग्जम्प्टेड इनकम पढ़ा था सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 का सब सेक्शन 10D, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने ये पढ़ा था मच्योर्ड अमाउंट, पॉलिसी खत्म होगी, पैसे मिल गए, तो सेक्शन 10 है तो ऑब्वियसली क्या है, एग्जम्प्ट है। तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपका सारा पैसा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग बोनस। कई बार क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का पर्पस पैसा कमाना नहीं है, लोगों की सोशल सिक्योरिटी ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा पैसा भी दे देते हैं, वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब एक चीज बड़ी जबरदस्त आती है, इफ पॉलिसी होल्डर, क्योंकि हमने ऊपर लिमिट लगाई थी क्वालिफाइंग अमाउंट पे, पेड प्रीमियम, प्रीमियम पे किया मोर देन 10%, 20% या 15%, जो भी हमने ऊपर लिमिट लिखी है, कि आपने उससे ज्यादा का प्रीमियम अगर दे दिया है तो उसके ऊपर डिडक्शन तो नहीं मिली थी, लेकिन वो ज्यादा जो पैसे दिए उसका मेच्योरिटी पे क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी। क्योंकि डैट मीन्स आप तो बहुत ज्यादा पैसे वाले हो, तो भाई हम आपको टैक्स लगा देंगे, वरना हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां आगे चीज एक और भी आती है, हाउएवर इफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेथ, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे डेथ के केस में टैक्स लगाना उचित नहीं होता, और ये पॉइंट हम इसी पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों यहां हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेट्स से आप है मिस्टर एक्स, तो क्या किया आपने,
प्रीमियम पेड on life policy लेट्स से 25,000, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ पॉलिसी मान लेते हैं 1,00,000 है। पॉलिसी आपने ली है टेकन ऑन, क्योंकि डेट देखना जरूरी था, 1/4/12, राइट, 1/4/12। तो मैंने आपको लिमिट दी थी 11/12 की, फिर दी थी मैंने 12/13 की। तो ये 12/13 में आ गया और मैंने कहा था डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा 10% ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिसी जाएगी। तो ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ पॉलिसी है 1,00,000, उसका 10% हुआ 10,000, और प्रीमियम पेड मैंने कहा था विच एवर इज लेस 25,000, विच एवर इज क्या देखना है लेस, तो डैट मीन्स 10,000 की आपको 80C में डिडक्शन मिलेगी। लेकिन व्हाट विल बी आंसर? इफ पॉलिसी टेकन इन 9-10, तो ये कौन सी लिमिट में आ गए हम? टिल 11/12 वाली। तो यहां पे आंसर क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो वही 1,00,000 है, लेकिन यहां 20,000 हो जाएगा, और कंपेयर्ड विद व्हाट? प्रीमियम, जो कि हमने दे दिया 25,000, विच एवर इज लेस लेंगे, कितना आ गया 20,000। तो 80C में 20,000 को 20K लिख दिया मैंने, राइट। एक चेंज और कर लेते हैं हम, what will be the answer if policy taken in 14-15, तो 14-15 बाय हैंडीकैप, बाय डिसेबल्ड पर्सन कह लीजिए, राइट। तो मैंने हैंडीकैप के लिए बता दिया था 13-14 से जो लिमिट हो जाएगी आफ्टर 13-14, राइट। तो मैंने 15% बताया था। तो बच्चों यहां आंसर क्या निकल आएगा? वही वैल्यू ऑफ पॉलिसी 1,00,000, लेकिन 1,00,000 का आप लेंगे 15%, 15,000, और प्रीमियम 25,000, विच एवर इज लेस इज 15,000, और ये बन गया आपकी 80C की डिडक्शन। तो ये जरूर ध्यान रखें आप। इसी में एक चीज और ऐड कर लेते हैं, ₹5,00,000 रिसीव्ड, आपको मिल गए जी 5,00,000 रुपए। भाई किस चीज के मिले? ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। तो क्या निकला जी आंसर? एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, अगर उससे ज्यादा प्रीमियम ना हो, वो लिमिट से रू मैंने कहा था। तो इतना वो लिमिट्स में जाके इतना नहीं पूछेंगे, तो इतना का आपको आना चाहिए अपने यहाँ पे। अच्छा, इस कैटेगरी में लाइफ पॉलिसी में देखिए एक ही पॉइंट अभी मैंने लिख के दिया, लाइफ पॉलिसी चल रहा। तो मैं एक चीज और लिख देता हूं जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है, मैंने यहां ना लिखूं तो भी बेहतर है। तो हम इसे कहते हैं नॉन कम्यूटेबल। आप याद कीजिए, कम्यूटेबल वर्ड आपने कहां देखे थे? सैलरी हेड में, पेंशन में, अंडर सेक्शन 10A में, जब हम अपना पेंशन का राइट सरेंडर कर देते थे। तो जो भी वर्ड पढ़ें प्लीज पिछला जाके थोड़ा रिवाइज कर लें। सो नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड, डेफर्ड का मतलब ही क्या है? भविष्य में। अनुटी, अनुटी का मतलब आपको पैसे मिलेंगे, अनवली का हो, रेगुलर का हो, जैसे मर्जी।
तो यहां आपने कुछ डिपॉजिट करवाया। सर ये डिपॉजिट कहां होता है? इंश्योरेंस कंपनी के पास। बस फर्क क्या है? फर्क ये है, इसमें से आपको रेगुलर इनकम आ जाती है, एक तरह से पेंशन वाली फीलिंग कह लीजिए, या आपको लमसम पैसे मिल जाते हैं। रेगुलर इनकम या 10 साल के बाद पैसे, मतलब आज आपने एक डिपॉजिट करवा दिया, नॉन कमिटेबल मीन्स अभी वो सरेंडर नहीं कर सकते, बाद में आपको इकट्ठे पैसे मिल गए, राइट? तो ये पैसे आपको कब मिलने हैं? फ्यूचर में मिलने हैं। डेफर्ड का मतलब फ्यूचर था। तो ये जो आपको पैसे मिलते हैं, ये एकदम से आपने डिपॉजिट करवाया, ये लमसम ही होता है, इकट्ठे पैसे दे दिए। ये किस लिए आप यूं करवाते हैं? टू सिक्योर फ्यूचर, कि आज मैं कमा रहा हूं, ओल्ड एज में मेरे को कुछ रेगुलर इनकम आती रहे। जैसे मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हूं, मेरे को कहां से आएगी? तो मेरे को कहीं ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। जितनी मेरी उम्र आ गई, मेरे पास इतना सरप्लस आज तक निकला ही नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊं। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दिस पॉलिसी टू बी टेकन। आप बच्चों गलती मत करना, राइट? सो तो आपने ये ली है, इसमें पैसे डाले हैं इन नेम ऑफ, वो सेम ही है जैसे हम लाइफ पॉलिसी का पढ़ रहे थे। सेल्फ हो, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, किसी के नाम पे भी आप पैसे डाल दीजिए। तो ये अगेन LIC पॉलिसी है यार। लेकिन अगर मैं इसको पेंशन के लिहाज से देखूंगा, तो मैं कहता हूं चाहे मैं ये पॉइंट ना लिखूं, वो आगे आ जाएगा। सर आगे कैसे आ जाएगा? मैं एंड में शेयर करूंगा, अभी नहीं। इसी में एक पॉइंट और निकल आता है, इसी के साथ ही लिख रहा हूं भाई। इफ डिपॉजिट, इसी में डिपॉजिट करवाया, लेकिन वो किसने करवाया? मेड बाय एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए पॉलिसी ले ली। तो एम्प्लॉयर ने ले ली, क्या किया उसने? डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, आपकी तनख्वाह से उसने पैसे काट दिए। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट आपने ही करी ना। लॉजिक समझे? आपने इन्वेस्टमेंट करी, हम आपको डिडक्शन देंगे। लेकिन एम्प्लॉयर वाले पॉइंट में एक लिमिट जरूर लगी हुई है इसके ऊपर, वो है क्वालिफाइंग अमाउंट, मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट 20% ऑफ सैलरी। जितनी आपकी तनख्वाह है उसके 20% से ज़्यादा अमाउंट क्वालिफाइड डिडक्शन के लिए नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर सैलरी हेड का पॉइंट आ जाता है। लेकिन मैं कहूँगा ये पॉइंट 80C में आप ना भी देखें तो ये आगे आएगा 80CCC में, तो चल जाएगा। यहाँ सिंपल आप लाइफ पॉलिसी पकड़ के लेके चलो, या इस पॉइंट को यूं मत देखें, इस पॉइंट को लाइफ पॉलिसी जो ऊपर लिखा है उसके अंदर लेके चल पड़ो भाई, राइट? मेक इट इजी फॉर यू। कोई चीज़ आपको इरिटेट कर रही है तो वी कैन मेक इट इजी। हम पूरा डिटेल में पहले प्रिंटेड में से बहुत गहराई में पढ़ चुके हैं। हम नाउ मेकिंग इजी, मोर अंडरस्टैंडेबल, या कुछ चीज़ें हम इधर उधर मैनेज करें। तो बच्चों इसके साथ मैं अपने हेडिंग्स लूँ, एक बार फिर तवज्जो दीजिए। सैलरी हेड वाले ट्यूशन फीस आया, एंड नंबर 2 प्रोविडेंट फंड आ गए। देन सिक्योरिटीज वाले में म्यूचुअल फंड आया, नेशनल हाउसिंग बैंक आया, नबार्ड आया, एंड देन बच्चों वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलिजिबल इशू था, इक्विटी शेयर डिबेंचर वगैरह का। देन बच्चों ये लाइफ पॉलिसी आ गई। लाइफ पॉलिसी में हमने कुछ मॉनेटरी लिमिट्स देखी, वहाँ रोक भी लगी हुई है, वो 20%, फिर 10%, हैंडीकैप वाला 15%, जहाँ समय हमें याद रखना पड़ेगा टिल 11-12, 12-13 ऑनवर्ड, और वो 13-14 ऑनवर्ड। अब आई एम मूविंग, ये डिडक्शन समाप्त नहीं हुई है। लेक्चर आपको लंबा लग रहा होगा, अगर आपको लेक्चर लंबा लग रहा है, आई डोंट केयर, करना पड़ेगा आज, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है आपके लिए। तो अगर आप लोग कोई चिल्लम चिल्ली करो, आई कांट हेल्प यू। तो ये है मेरा नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग, क्योंकि एक डिडक्शन है, उस फ्लो में जाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो बच्चों इसको मैं नाम जो देने जा रहा हूँ, यहाँ मेरे 4 हेडिंग हुए थे, ये है मेरा 5वां हेडिंग। मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ ईयर्स। तो इससे थोड़ा एक आपको मैसेज मिल जाता है, कुछ ईयर्स का पंगा तो है यहाँ पे, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे। 80C में आपको डिडक्शन मिलने जा रही है, फिर ना भूलें क्यों मिल रही है, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। तो ईयर्स में मैं मेरा पहला पॉइंट जो ले रहा हूँ, आपने पैसे कहाँ डाले, हम इसे कह देते हैं टैक्स सेविंग डिपॉजिट। सर ऐसा नाम क्यों दे रहे हो? अरे टैक्स सेव ही तो हो रहा है, टैक्स सेविंग FD, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तो टाइम पीरियड होगा ना भाई, कहां पे? इन बैंक, स्केड्यूल्ड बैंक्स जो RBI के अंडर कवर होते हैं, FD करवाई।
तो ये टैक्स सेविंग एफडी करवाई है आपने, बैंक में करवाई है, इसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। तो ये सरकार की बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम थी 2006 में, उसके बाद से ये डिडक्शन के लिए क्वालिफाई कर गया, और वो हमने पहले बता दिया इंडिविजुअल एचयू फंड सबके लिए है। ये एफडी करवानी है आपने कितने साल की? कम से कम 5 साल। तो दैट मीन्स 5 साल से ज़्यादा हो सकता है समय, 5 साल से कम तो होगा नहीं, राइट। तो अब जब एफडी करवाई है तो यार ब्याज भी आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा आपका, तो वो टैक्सेबल है। इंटरेस्ट देखो 5 साल के बाद ही मिलेगा, तो अभी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एफडी तोड़वाते हैं तभी पैसे मिलता है ऑन अक्रूवल बेसिस। तो जो अक्रू हो रहा है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। क्लियर? और टैक्सेबल कहां होगा ये तो पता ही होना चाहिए, सारे इंटरेस्ट अदर सोर्सेज साइड में आते हैं, तो ये मत भूलें इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स है। और इंटरेस्ट से रिलेटेड एक चीज, इंटरेस्ट के ऊपर कोई क्या नहीं मिलेगी, नो डिडक्शन एटीसी में, कि आप सोचो कि इंटरेस्ट के ऊपर भी डिडक्शन मिल जाए, नहीं, जितने की एफडी कराओगे उसके ऊपर डिडक्शन है। अब जब ये एफडी करवाई, अगर आप इंडिविजुअल हैं, एफडी करवाई, आप इंडिविजुअल हैं, तो इंडिविजुअल के लिए डिडक्शन थी। तो इंडिविजुअल किसके नाम पे करवाएगा? सेल्फ नेम ओनली, खुद के नाम पे। यहां वो एलआईसी की तरह स्पाउस बच्चे नहीं हो सकता है, या ट्यूशन फीस में थे ही बच्चे। और एचयूएफ हैं तो नेचुरल है कोई भी मेंबर होगा, राइट। इसी से मिलता जुलता सेम कॉपी पेस्ट पॉइंट मारेंगे। यहां हमने बैंक लिखा था, अब क्या करेंगे, फिर से टैक्स सेविंग वर्ड में लिख देता हूं, क्या, फिर से एफडी, बस अब चेंज क्या है, विद कहें या इन कहें, पीओ। व्हाट इज पीओ? मूड नहीं बनाना बेटे, पीओ मीन्स पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में आपने ये टैक्स सेविंग एफडी करवा ली है। अगेन टाइम पीरियड वही है बेटा, 5 साल वाली, राइट। टाइम पीरियड हमारा सेम ही चल रहा है, तो जितना हम नोट्स इजी बना सकते हैं उसी पैरिटी में मैं लेके जा रहा हूं। 5 साल वाली आपने करवाई है। अच्छा एक चीज़ है, हम अपने पैसे जमा करवा रहे हैं, तो मेच्योरिटी पे जो पैसे मिलेंगे उसका मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है, मेच्योरिटी पे तो जो पैसा आपको मिलेगा वो तो एग्जाम्प्ट होगा ही होगा, ठीक है। मेच्योरिटी चल लिख देता हूँ भाई, वो तो एग्जाम्प्ट होना ही होना है। बाकी क्या करो, ऑल पॉइंट्स सेम एज अबव। अच्छा अब इसके साथ एक चीज तुम्हारे जहन में आनी चाहिए द सोर्सेज हेड की, रेड विद एग्जाम्प्टेड इनकम सेक्शन 10, वो ये था पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग बैंक है तो सेक्शन 10-15 में याद करो 3500 रुपए की आपको एग्जाम्पशन मिलती थी, और ज्वाइंट अकाउंट के ऊपर 7000 मिलते थे, वो सेविंग था। मिक्स मत कर देना, यहाँ एफडी है, टाइम डिपॉजिट लिख लो चाहे वर्ड, राइट। अच्छा एक हल्की सी चीज हम ऐड कर दें, देखिए क्योंकि टाइम इन दोनों पॉइंट के लिए सेम ही आएगा। अगर आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन करवाओगे वक्त से पहले, क्योंकि टाइम पीरियड था ना, डिफॉल्ट कर दिया यार आपने उसका, तो प्री मैच्योर अगर आप टर्मिनेशन करवाओगे तो क्या होगा, अमाउंट नेचुरल है, टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है उनके पास पैसे आ जाए 5 साल के लिए, वो एक कॉमन सेंस बेस्ड पॉइंट है, राइट। तो ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आपको कलर नजर आएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड का, चाहे ईयर्स वाली ही गेम में मैं चल रहा हूं, बट यहां हाउस प्रॉपर्टी का हम पॉइंट बच्चों पिकअप करेंगे। और ये क्या है, इसके लिए एक हाउस प्रॉपर्टी हेड को हम थोड़ा रिकॉल वैल्यू डाल लेते हैं। याद करो हाउस प्रॉपर्टी हेड सेक्शन 22 से 27 में था। लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड याद होगा, लेट आउट में आपको 24B पे इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती थी, सेल्फ ऑक्युपाइड में मिलती थी। याद आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन कि मकान बनाने या कंस्ट्रक्शन खरीदने के लिए आपने लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती थी, राइट।
यहां क्या है, जब आप लोन लेते हो मकान के लिए, आप प्रिंसिपल अगर वापस करोगे, क्या वापस करो, प्रिंसिपल, नॉट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का बेनिफिट हाउस प्रॉपर्टी में मिल गया, प्रिंसिपल वापस आप करोगे तो सरकार आपको रिलीफ दे रही है। रीजन क्या है, मिडिल क्लास बड़ा रो धो के मकान बनाया है, पैसे वापस करो, मुझे एटीसी दो, तो एटीसी दे रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट को मैं ये कहूंगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड से भी रिकॉल वैल्यू डाल लें। तो यहां क्या किया आपने, रीपेमेंट किस चीज की, ऑफ हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन जब आपने लिया था, किसके लिए लिया था, मकान बनाने के लिए, फॉर, मैं इसे सिंपल भाषा में कहता हूं, इस तरह से याद रखिए, बनाना, बढ़िया बनाना। आई सर व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बनाना बढ़िया बनाना। अरे बनाने में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है मकान आप खरीद रहे हो, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन। क्लियर। सेल्फ ऑक्युपाइड को याद रखना, बढ़िया बनाना क्या होता था, वो हम उसकी क्या करवा लेते थे, डिडक्शन थी ना अलग से अमाउंट, 30,000 1.5 लाख वाली वो लिमिट्स, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, बढ़िया बनाना हो गया ना। क्लियर। तो यहां ध्यान क्या रखना है, अगर आपने लोन लिया है बनाने के लिए, एटीसी अप्लाइज, मिलेगी डिडक्शन, नो एटीसी, सॉरी, रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लिया, वापस करोगे, हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। तो जो बना रहा है वहां इंसान को हेल्प की जरूरत होती है, वो हेल्प हम दे रहे हैं। ऑफ, यहां एक वर्ड क्लैरिटी से और लिखना होगा, रेजिडेंशियल हाउस। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, अरे बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो कोई भी बिल्डिंग होती है यार, रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, तो ये भूलना नहीं है, रहने वाला मकान के लिए है। अब आपने क्या किया, लोन वापस किया, डिडक्शन सिर्फ जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए है। लॉजिक मैंने बता दिया था, पक्का लिख के छोड़ लो, तभी चीजें याद रहती हैं, समझ में आती हैं, और आज अच्छे से समझ में आएंगी। डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, दैट मीन्स नॉट फॉर इंटरेस्ट, एज डिडक्शन अलाउड। इसकी डिडक्शन तो हमने आपको पहले ही दे दी, कहां दे दी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में अंडर सेक्शन 24B में दे दी बच्चों, इसलिए जाके हाउस प्रॉपर्टी हेड को भी देखो। इसलिए डिडक्शन तो यार एंड में आ रहा है, यहां सारा इनकम टैक्स एक तरह से खत्म है, तो यही तो समय है सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा जो देख रहे देखते जाओ। क्लियर। और मैंने जितना आपको पढ़ाया आपने नोटिस किया होगा, मैं सारे हेड्स को साथ में लेके चला हूं। टीचर सिर्फ आज के लेक्चर पे फंसा रहता है, टिका रहता है, पिछली बात नहीं करता कि बच्चे घूर घूर के देखेंगे, बुरा मान जाएंगे, फिर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, फिर वो कहेंगे हाई पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, वरना तो वो मेरे जयकारे लगाते रहेंगे। बट आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर, मैं हमेशा आपको पिछला साथ में लेके चलाऊं, ताकि वो एहसास आपसे ना छूटे। वो स्ट्रेस है तो लेट इट बी, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर योर फ्यूचर, नॉट टुडे कि आज का लेक्चर कैसा लगा। पॉइंट है जब पेपर में बैठने जा रहे हो, पेपर से पहले हो, तो अंदर से फीलिंग क्या है, बॉस आता है, आई कैन मैनेज। तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के लिए है, इंटरेस्ट के लिए नहीं है, लॉजिक्स हमने लिख दिए हैं। हाँ अब सर यहां ईयर्स तो दिखा नहीं, आ गया पॉइंट ईयर्स का। इफ एचपी, क्या करिए आपने, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड तो जानते हो, बेच दी, सेल, तो ट्रांसफर कैपिटल गेन में बहुत गहराई में पढ़ के आए हुए हैं हम लोग, सेक्शन 46 47 एंड डेफिनेशन में भी। तो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी क्या करी, बेच दी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years, अब पकड़ो कॉमन फैक्टर, सारे के सारे पॉइंट, डोंट यू थिंक 5 साल वाले ले रहा हूं मैं, 5 साल पहले अगर आपने मकान बेच दिया 5 साल पहले, सर 5 साल कहां से देखने हैं, तो 5 साल आप देखेंगे फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर
in which possession of HP taken। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल देखो। आपके पास पोजेशन आता है 20 नवंबर लेट्स से 2015 में। अब आपने देखने हैं 5 इयर्स, तो कौन से बनेंगे? 16 17, 17 18, 18 19, 19 20 एंड 20 21। तो कहने का मतलब है इन 5 सालों में क्या नहीं होनी चाहिए? नो सेल। तो अगर आपने लेट से 19 20 में ही मकान बेच दिया तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। और पुरानी जो डिडक्शन लेगी सर उसका क्या होगा? ऑब्वियसली विड्रॉ हो जाएगी, डीम्ड इनकम हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपने ऐसा किया, विड्रॉल ऑफ डिडक्शन, तो डिडक्शन आपकी विड्रॉ हो जाएगी एंड and becomes deemed income। जितनी डिडक्शन पास्ट में ली थी आपने वो आपकी बन जाएगी डीम्ड इनकम ऑफ ईयर ऑफ सेल। राइट गाइस, तो 5 साल का पॉइंट यहां इस प्रकार से है। तो ये बहुत जबरदस्त बेनिफिट है उस प्रॉपर्टी का। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए डिडक्शन है, ये ध्यान रखें। और प्रिंसिपल अमाउंट में प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? देखिए इसके अंदर मैं थोड़ी और गहराई आपको बताऊं तो जब आप मकान खरीदते हो तो स्टैंप ड्यूटी वगैरह लग जाती है, डीलर के पैसे लग जाते हैं, ठीक है? तो वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि डैट बिकम्स, क्योंकि एक प्रॉपर्टी 20 लाख की आपने ली, 3 लाख का आपका खर्चा हो रहा है, तो 23 लाख। तो आप लोन जो लेते हो वो कहते हो मेरे को चीज 23 लाख की पड़ रही है, तो वो भी उसका हिस्सा रहता है। राइट नो गाइस, आफ्टर दिस अच्छी बात यह है कि यहां आकर के वी आर टू द लास्ट पॉइंट, हम पहुंच जाते हैं हमने अपने आखिरी पॉइंट के अंदर। क्योंकि आप इतनी देर से यही सोच रहे होंगे कि बैंड बज गया हमारा, बट खुशी की बात है ये आखिरी पॉइंट और काफी अच्छा पॉइंट है। तो ये हमारा हिस्सा जो था ईयर्स वाला 5वां था, उसके अंदर 3 पॉइंट पहले आ गए। 5 साल की एफडी, 5 साल का पोस्ट ऑफिस और 5 साल हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस, उसका रीपेमेंट ऑफ लोन। तो वी आर टू द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी नाइस वन, थोड़ा पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। एनएससी में आपने पैसा लगाया, व्हाट इज दैट? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, यहां पैसे आपने लगाए हैं। ये वन ऑफ द वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट है, मैं इसे कहता हूं। ये पैसे आप लगाते हैं बच्चों पोस्ट ऑफिस में, पीओ पोस्ट ऑफिस के अंदर ये सुविधा मिलती है। बिल्कुल लाइक एफडी कह लो सर। क्यों? क्योंकि ये एफडी होती है, 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, 5 साल और 10 इयर्स के लिए आपका पैसा फ्रीज हो जाता है। एडीसी में मैं बताऊं ज्यादा करके लोग इसी में पैसा लगाना पसंद करते हैं, सबसे अच्छी चीज है। जब आप प्रोफेशनल बनते हो सभी को बड़ा अच्छा गाइड कर सकते हो कि एटीसी में लगाओ पैसा। क्यों लगाओ? 5 साल की है तो हर साल आप कमा रहे हो, हर साल एटीसी में लगा दो, हर साल 5 साल बाद पैसे मिलने स्टार्ट होंगे। आप 10 साल के लिए लगा दो जैसे मर्जी, मान लो 10 साल हर साल लगाते गए, 10-10, राइट, हर साल 10 ईयर्स लगाते गए। अब 10 साल के बाद सोचो आपकी इनकम नहीं रही, किसी और व्यक्ति की इनकम नहीं रही मान लो, तो 11वें साल आपको पैसे वापस आएंगे पहले साल के, 12वें साल दूसरे साल के। तो डोंट यू थिंक एक बहुत प्यारी खूबसूरत पेंशन होगी लगातार 10 ईयर्स? तो मैं इसको एक पेंशन का सब्स्टिट्यूट मानता हूं, जो कि सबसे बेस्ट चीज है, हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी के लिए बड़ी अच्छी है। तो इसमें पैसे लगाने चाहिए। और ये पैसा जब आप इन्वेस्ट करोगे इन नेम ऑफ, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं
इन नेम ऑफ, वही पॉइंट हम बार बार लिख के आ चुके हैं। यहाँ सेल्फ भी आ जाएगा, देन स्पाउस आ जाएगा, और थोड़ा सा बच्चों में फ़र्क आएगा। क्यों? यहाँ बच्चे जो होने चाहिए माइनर होने चाहिए, माइनर चिल्ड्रन, बाकी हर जगह चिल्ड्रन ही था। और एच में आप समझ ही गए हैं, एच में क्या बन जाएंगे? मेंबर्स, कोई भी, तो आप उनके नाम पे पैसे लगा दीजिए। अब मैच्योरिटी पे जो पैसा आपको वापस मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है यार, एग्जाम्प्ट है। लेकिन यहाँ आ रही है खूबसूरत चीज़, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो बनता है, क्योंकि पैसे मिलने 5 या 10 साल के बाद ही, तो इंटरेस्ट जो अक्रू करता है वो ध्यान से देखना आपने, बड़ी ब्यूटी है उसकी, इसलिए ये सबसे बेस्ट लगती है मेरे को। ये टैक्सेबल है जी सर, इंटरेस्ट पे टैक्स हो गया, काय का बकवास है सर, और टैक्सेबल है तो अदर सोर्सेज हेड में क्या? नहीं, ब्यूटी देखो क्या है, टैक्सेबल हो गया अदर सोर्सेज हेड में, बट ब्यूटी ये है आपको इस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्सेबल भी हो गया, बट ये है जबरदस्त बात, और ये पॉइंट मैंने हर जगह लिखा है और इस पॉइंट की वजह से लिखा है, बट क्वालिफाइज फॉर अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मतलब पहले अदर सोर्सेज में ऐड हो गया, फिर 80C में आके डिडक्शन मिल जाती है इसकी, तो एक तरह से इंटरेस्ट पे टैक्स ठुका ही नहीं। तो बड़ी प्यारी चीज़ है, और ये चीज़ आपको इसलिए हर जगह पॉइंट्स में मैं लिख रहा था इंटरेस्ट 80C में आएगा नहीं, इसकी वजह से लिख रहा था। तो ये NSC का अपना भूलो। और एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स पैसे 5 साल बाद मिलने, हर साल इंटरेस्ट रेट होता है, उसके हिसाब से हम कंप्यूट करके अपनी रिटर्न में फाइल करते हैं, बस इतना सा है। नाउ गाइस, इसके ऊपर मैं एग्जांपल करवाता हूँ एंड देन विल वाइंड अप द क्लास। लेट्स से फिर से आप मिस्टर एक्स हैं, क्या किया आपने? इन्वेस्टेड 1 लाख इन NSC, ठीक है जी, आपने कर दिया जी इन्वेस्टमेंट। कब किया? कोई भी डेट ले लो, मान लो 6/6/19, ठीक है, कोई भी डेट ले ली। ऑल्सो इन्वेस्टेड इन पास्ट, आपने पास्ट में भी पैसे लगा रखे हैं NSC में, एक्रूड इंटरेस्ट आएगा उनका, क्लियर? सो एक्रूड इंटरेस्ट बनता है ऑफ NSC ऑन 31/3/20, क्योंकि RPY की इनकम निकालोगे तो एक्रूड इंटरेस्ट तो पिछली इन्वेस्टमेंट भी है, ये भी है, से मान लेते हैं 4,000 प्लस 36,000। 4,000 किसका? वो जो इस साल लगाए हमने 6/6 को, और 36,000 पास्ट में जो लगा रखे थे, राइट? वन ऑफ NSC made in past matured and ₹50,000 लेट्स से रिसीव्ड, ये हो गई जी आपको रिसीव। तो आंसर क्या है? पहली बात, अदर सोर्सेज हेड में भूलना नहीं है, ये एक्रूड इंटरेस्ट आ गया आपका, क्योंकि ये इनकम है। 4 + 36 40,000। जो ये मेच्योर हुआ वो अमाउंट तो मैंने बता दिया एग्जम्प्ट होता है, क्लियर? अब 80C की डिडक्शन देखो, 80C में अब 2 बातें आएंगी। एक, आपने NSC में पैसे लगाए इस साल, कितने लगाए जी? 1 लाख ही आ गया, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की ब्यूटी ये है, ये बन गई जी 140। अगर ये बन जाता 2 लाख तो मत भूलो, स्टार्टिंग में बता दिया था 80C की डिडक्शन 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब मैं, ये मेरा एक पेज था बच्चों, और बिलीव मी A4 शीट है ये, और मैंने एक पेज में परफेक्टली लिखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही कहा था, एक पेज में लिख के दूंगा परफेक्ट एंड विद एग्जांपल्स इन 1 पेज। आई होप सो यू हैव रिटन एंड यू नो इट, आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स।
अब मैं एक पॉइंट हल्का सा बताना चाहता हूं और आज का लेक्चर समाप्त होगा। वो ये है बच्चों, यहां मैं साइड पे मेरे पास जगह है, आई एम गोइंग टू यूज, तो जहां आपको हल्की सी जगह हो। देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आपने करी जी 80C में इन्वेस्टमेंट, एक सेक्शन आ गया। हम अगले लेक्चर में, वैसे हम पास्ट में पढ़ चुके हैं, CCC, इसमें भी इन्वेस्टमेंट है। एक और है 80CCD, कलर चेंज किया है क्योंकि ये थोड़ा तंग करेगा। इंटरेस्टिंग देखना, इज इक्वल टू 80E। सर व्हाट इज दिस बकवास? देखो ऐसा है, 80C कहता है मैं आपको डिडक्शन दे दूंगा 1.5 लाख की, दे दे भाई। ये भी कहता है 1.5 लाख की ले लो, ये भी कहता है डिडक्शन ले लो, लेकिन 80E क्या कहता है, इन सबका टोटल मिला के मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की ही रहेगी। मतलब ये 3 सेक्शन है, ये 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे। बट मैंने सीसीडी को थोड़ा सा अलग रखा था, तो जब मैं सीसीडी करवाऊंगा तो हल्का सा हम इसको मैनिपुलेट भी करेंगे, बट मोटा मोटा याद रखो, इन 3 सेक्शनों पे लिमिट लगा दी है 80E ने कि मैक्सिमम डिडक्शन रहेगी 1.5 लाख। तो दैट मीन्स पहला हिस्सा इन सेक्शनों को पढ़ने का आज कंप्लीट होता है 80C, और वो एक ही लेक्चर में करवाना जरूरी था। कितना समय लगा मुझे नहीं मालूम, आपको भी एक ही गो में देखना बनता है। यहां पे देखिए, और CCC एंड CCD हम इकट्ठे लेंगे, और दोनों को जब आप क्लब अप करोगे तो आपको चीजें टिकेंगी। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। और देखिए, आपके प्रिंटेड नोट्स में एंड में असाइनमेंट लगी हुई हैं 2, तो जो जो डिडक्शन होती जा रही हैं वो आप साथ में किए जाएं। बीच में भी इंटरनल इलस्ट्रेशंस लगी हुई हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।